हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक बाइसिकल रिम है, उस बाइसिकल रिम को आपने किस तरीके से रूटीन में मेंटेन करना है। तो उस मेंटेनेंस के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो आपके बाइसिकल की रिम है उसकी जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो सके, आपके कुछ पैसे बच सकें और आपकी जो राइड है वो सेफ हो सके। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है उसे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी राइडर्स, तो अब है मेरे पास मेरी बाइसिकल का जो फ्रंट रिम है और जो टायर है वो मेरे पास है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बाइसिकल रिम का क्लीनिंग। अब क्योंकि बेसिकली जो बाइसिकल रिम्स हैं वो 3 मटेरियल के बने होते हैं, या तो वो एल्यूमिनियम अलॉय के बने होंगे, या फिर कंपोजिट एल्यूमिनियम प्लस कार्बन के बने होंगे, या फिर फुली कार्बन के बने होंगे। लेकिन कुछ रिम्स जो हैं वो स्टील रिम्स भी होते हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो आज उनकी क्लीनिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम अलॉय के जो व्हील्स हैं उसके बारे में। देखिए, आपने रूटीन के अंदर जो अपना रिम है वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करना है। अगर आप रूटीन में उसकी सफाई रखेंगे तो आपको उसे ज़्यादा पानी से या किसी भी केमिकल से सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल सफाई करनी पड़ेगी केवल स्पेशल कंडीशंस के अंदर, जैसे कि अगर आपकी जो राइड है वो रेनी सीज़न के अंदर होती है या मडी एरिया के अंदर होती है, तो आपने उसे जो क्लीन जो वाटर है वहाँ उससे आपने उसे सफाई करनी है। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं WD-40 का जो बाइक वॉश है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एल्यूमिनियम अलॉय बाइक रिम के लिए। अब जो दूसरा मटेरियल है वो है कार्बन और एल्यूमिनियम अलॉय का, जो कि कंपोजिट मटेरियल है। तो उसके लिए भी आप अगर रूटीन में सफाई करते हैं तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और अगर आप किसी केमिकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो WD-40 का बाइक वॉश यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी रेप्यूटेड कंपनी का जैसे कि मक ऑफ है, आप उसका बाइक वॉश यूज़ कर सकते हैं। और वो बाइक वॉश जब आप यूज़ करेंगे तो उससे जब आप सफाई करेंगे तो आपकी जो बाइक का जो व्हील है वो बिल्कुल टोन्ड और मेंटेन रहेगा। अब जो तीसरा है वो है कार्बन व्हील्स। अब जो कार्बन व्हील्स हैं उन्हें भी हम रूटीन में माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करके सफाई कर सकते हैं। और अगर हमें उन्हें किसी केमिकल से साफ़ करना है तो उसके लिए हम बाइक वॉश, जो कि WD-40 का भी हो सकता है, मक ऑफ का भी हो सकता है, या फिर किसी और रेप्यूटेड जो ब्रांड है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है हमारे पास स्टील व्हील्स। ये जो स्टील व्हील्स हैं ये सबसे ज़्यादा प्रोन हैं रस्टिंग के। अब जब भी रस्टिंग होगी तो उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो किसी भी जो रेनी राइड है या फिर जो मडी राइड है उसके बाद आप उस पर्टिकुलर स्टील व्हील को क्लीन नहीं करते हैं और एज सच अपने व्हील को छोड़ देते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि आप लंबे टाइम के लिए आप उस पर्टिकुलर स्टील व्हील को इस्तेमाल कर रहे हैं और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसको जो रस्ट है वो लग रहा है। तीसरा कारण हो सकता है कि आप बहुत ही लंबे लंबे गैप के बाद राइड करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका स्टील व्हील है उसमें रस्ट लग रहा है। अब इसे क्लीन कैसे करना है? क्लीन करने के इसके अलग अलग मेथड्स हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो है मैंने आपको बताया WD-40 का जो है वो रस्ट क्लीनर जो है वो आता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ये जो रस्ट क्लीनर है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये रस्ट क्लीनर भी है और आपकी जो रिम है, जो स्टील रिम है और जो दूसरी जो टाइप की रिम है वहाँ पर भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं रस्ट को के प्रिवेंशन के लिए। तो आप इसे अप्लाई करके अपना जो रस्ट है वो रिमूव कर सकते हैं। जब भी आप इसे अप्लाई करते हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए आपने छोड़ना है और उसके बाद आपने क्लीन क्लॉथ से आपने इसको साफ़ करना है। अगर स्टील रिम है तो आप कोई स्क्रबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपने जो रिम का जो आउटर जो सरकमफ्रेंस है वो भी साफ़ होगा, स्पोक्स को भी साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी केमिकल्स हैं, जैसे कि विनेगर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
बेकिंग पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं नींबू के साथ मिक्स करके। अगर बेकिंग पाउडर और नींबू की अगर आप स्लरी बनाएं और स्लरी बना के अगर आप अपने स्टील रिम के ऊपर अप्लाई करें और उसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ने के बाद अगर आप उसे डिश वॉशर स्क्रबर के साथ सफाई करेंगे तो वो भी आपके जो रस्ट हैं स्टील रिम के ऊपर उसे रिमूव कर देगा। इसके अलावा आप इनो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर जो बेकिंग पाउडर है उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सिंपली आप इनो का एक पैकेट खरीदिए, उसके अंदर थोड़ा सा आप लेमन जूस जो है वो मिलाइए और उसी तरीके से आपने अपनी स्टील रिम है उसके ऊपर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद उसे 10 से 15 मिनट आप छोड़ सकते हैं और फिर उसके बाद स्क्रबर से उसे जब आप साफ़ करेंगे तो आपका जो रिम है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर एक नोट ऑफ कॉशन है, जब भी आप WD-40 या फिर कोई भी ब्रांड का बाइक जो क्लीनर है वो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपने ध्यान रखना है अगर आपका जो रिम है वो डिस्क इनेबल्ड है यानी कि डिस्क रिम है तो आपने जो डिस्क है उसे किसी भी ओपेक मटेरियल से कवर कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर वो मटेरियल क्योंकि चिकना होगा, उसके अंदर ऑयलीनेस होगी, तो अगर वो आपके रिम के ऊपर लगता है तो वो आपकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है उससे सीरियसली डाउनग्रेड कर देगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप ये केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं तो आपने इसे एक पॉलीथीन बैग से सील कर देना है। उस पॉलीथीन बैग से सील करने के बाद फिर आपने स्टार्ट करना है अपने रिम की क्लीनिंग। इस बात को ज़रूर आपने ध्यान रखना है। अब राइडर्स, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी बाइक रिम की मेंटेनेंस से रिलेटेड है वो है हर राइड से पहले आप जब भी अपनी बाइक को क्लीन करते हैं या फिर आफ्टर राइड जब भी आप अपनी बाइक को अपने गैराज के अंदर रखते हैं तो आपने अपनी जो बाइक की रिम है उसके जो स्पोक्स हैं उनकी टेंशन को चेक करना है। जब भी आप इसे क्लीन करेंगे तो आप हर स्पोक को टच करते हुए आप इसे क्लीन करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई स्पोक टूटी हुई है, ब्रोकन है या फिर लूज़ है तो दोनों ही केस में आपको पता लग जाएगा। और ये जो चीज़ है ये बड़ी ख़तरनाक होती है क्योंकि एक बार एक 600 किलोमीटर की जो राइड है उसके अंदर जो मेरे साथी हैं मेरे आगे जो है बाइक चला रहे थे और जो उनकी जो स्पोक है कार्बन व्हील की एक स्पोक वो ब्रेक हो गई और वो जो डिस्टेंस था लगभग था 400 किलोमीटर के आसपास। तो अभी 200 किलोमीटर थे वो बचे हुए थे और उस केस के अंदर उनकी जो है एक स्पोक जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो स्पोक ब्रेक होने का नुकसान क्या होता है कि जो आपका जो प्रेशर है वो साइकिल का जो प्रेशर है वो रिम के ऊपर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसकी वजह से जो दूसरी जो स्पोक्स हैं उनके टूटने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और हुआ भी यही, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उनकी जो दूसरी स्पोक है वो भी ब्रेक डाउन हो गई और उस पर्टिकुलर राइड को समहाउ उन्होंने कंप्लीट तो कर लिया लेकिन वहाँ पूरे चांसेस थे कि वो जो रिम है वो पूरी की पूरी डिसरप्ट हो सकती थी। बस वो एक गुड लक था कि उन्होंने वो राइड पूरी की उस टूटी हुई स्पोक्स के साथ। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि राइड के दौरान कोई स्पोक डैमेज ना हो। तो आपने राइड पर जाने से पहले अपनी जो स्पोक्स हैं क्लीनिंग के दौरान आपने चेक करनी है। अगर कोई स्पोक लूज़ है या फिर कोई स्पोक हेड लूज़ है तो वो आपने एज सून एज पॉसिबल आपने रिपेयर करवाना है क्योंकि ये चीज़ रिपेयरेबल है। स्पोक्स भी रिप्लेस हो सकती हैं, स्पोक हेड भी रिपेयर हो सकता है। तो रिपेयर कराकर ही आपने राइड के ऊपर जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राइडर्स, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बाइसिकल रिम टेप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, इसे ही बोलते हैं रिम टेप। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है जो आपके रिम के जो स्पोक हेड्स हैं वो थोड़े से मतलब आधा मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक इस रिम के अंदर का जो सरकमफ्रेंस है वहाँ से थोड़े से प्रोट्रूटेड होते हैं। तो ये जो प्रोट्रूजन है इस इंटरनल जो सरकमफ्रेंस है रिम का, ये आपकी जो बाइसिकल जो ट्यूब है उसको डैमेज कर सकता है। और इस रिम टेप का यही फंक्शन है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट को बाइसिकल ट्यूब और जो स्पोक हेड है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकता है। ये रिम टेप इन दोनों के बीच में लगती है। अगर ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो जो है पिंच पंचर
वो आपकी जो बाइसिकल ट्यूब है उसे पंचर कर सकता है। तो उसी पंचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस रिम टेप का इस्तेमाल किया जाता है, और रिम टेप इन दोनों के बीच में होती है। तो आपने रेगुलरली उस पर्टिकुलर रिम टेप को चेक करना है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई डैमेज तो नहीं है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 से 2 साल, मैक्सिमम 2 साल तक आप किसी पर्टिकुलर रिम टेप का इस्तेमाल करें, और 2 साल के बाद अगर रिम टेप ओरिजिनल जो है रिम टेप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसे प्रेफरेबल है कि आप उसे रिप्लेस कर दें। उसका जो रिप्लेसमेंट है वो आपको काफ़ी काम आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि ये आपको कैसे काम आएगा। किसी भी राइड के दौरान आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो रैंडोनियर्स हैं, या फिर कोई स्प्रिंटर है, या फिर एक रेगुलर राइडर है, उसकी जो बाइसिकल है उसके अंदर मल्टीपल पंचर्स होते हैं। वो बार बार ट्यूब बदलता है लेकिन बार बार पंचर हो जाते हैं। तो उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि उसकी जो रिम टेप है वो डैमेज्ड हो, और जो स्पोक हेड है, जब भी आप 80 to 90 PSI का जो प्रेशर है आप इस टायर के अंदर मेंटेन करते हैं और फिर बाइसिकल को अपनी राइड करते हैं, तो चांसेस हैं कि वो स्पोक हेड एक पिंच पंचर जो है वो बार बार में आपकी जो टायर की जो ट्यूब है उसके अंदर कर रहा हो, और आप बार बार जो है आप पंचर से इनकाउंटर हो रहे हों। तो इस टाइप के जो मल्टीपल सीरीज़ के अंदर जो पंचर होते हैं उसका एक कारण ये भी हो सकता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पीरियोडिकली इस रिम टेप को चेक करें, और अगर जो है टाइम पीरियड 2 साल के अराउंड हो गया है तो इसे रिप्लेस करें। अदरवाइज़ अगर उससे पहले भी अगर कोई किसी भी टाइप का डैमेज है तो भी आप इसे रिप्लेस करें। अब राइडर्स, जो 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपने अपनी बाइसिकल रिम का जो अलाइनमेंट है वो चेक करना है। अब जो आप अलाइनमेंट चेक करेंगे उसके 2 तरीके हैं। या तो आप किसी बाइसिकल शॉप के ऊपर विजिट करें, वो एक इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट के ऊपर इसको रखेगा, और रखने के बाद वो इसकी जो अलाइनमेंट है उसे चेक करेगा। उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट पे रखने के बाद वो इस तरीके से उसे घुमाएगा और जो इसकी अलाइनमेंट है उसे वो चेक कर लेगा। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, जब आपका ये जो व्हील है ये इंस्टॉल्ड है आपकी साइकिल के अंदर, तो उस केस के अंदर आप अपनी साइकिल को थोड़ा सा अपने हाथ से ऊपर उठाएंगे, और उठाने के बाद इस व्हील को इस तरीके से घुमाएंगे। जब आप इस व्हील को घुमाएंगे तो आप किसी भी रेफरेंस साइट का, यानी कि साइकिल के किसी भी पार्ट को रेफरेंस मान के और इस व्हील रिम को आप देखेंगे, तो अगर ये व्हील रिम अपनी रेफरेंस साइट से डिस्टेंस चेंज करता है या फिर वोबल करता है, तो यानी कि आपको एक व्हील अलाइनमेंट की आवश्यकता है। तो उस केस के अंदर आप अपनी बाइसिकल शॉप पर विजिट कीजिए, और बड़ी ही आसानी से वहाँ पर सिंपल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके स्पोक्स को टाइट या लूज़ करके वो इसकी अलाइनमेंट कर देगा, और राइड आपके लिए हो जाएगी बिल्कुल सेफ़। अदरवाइज़ चांसेस हैं कि तो आप इस मिस अलाइनमेंट की वजह से अपने बाइसिकल टायर को बाइसिकल रिम को डैमेज कर पाएँ, और बाइसिकल रिम अगर आपकी डैमेज होती है तो वो आपके लिए काफ़ी रहेगी एक्सपेंसिव। तो उस खर्चे से बचने के लिए आपने इसकी अलाइनमेंट को चेक करना है, और टाइम रहते हुए इस मिस अलाइंड रिम को अलाइंड फॉर्म के अंदर लाना है, और फिर ही इसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा राइडर्स, आपने रूटीनली जो है इस रिम को आपने फिजिकली अपने हाथों से टच करके चेक करना है। और आपने क्या चीज़ चेक करनी है? आपने चेक करना है किसी भी टाइप का हेयर लाइन जो क्रैक है, या फिर किसी भी टाइप का डैमेज। कई बार ऐसे होता है कि जो क्रैक है या फिर डैमेज है वो इतना बारीक होता है, इतना बारीक होता है कि आप उसे विजिबली थोड़ा सा दूरी से नहीं देख पाते, लेकिन जब आप उसे टच करते हैं तो वो आपको महसूस होता है। फिर आप बड़ी बारीकी से जब आप उसे देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर एरिया से ये जो रिम है ये डैमेज्ड है। तो उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि वो जो हेयरलाइन क्रैक है वो जो है एग्रावेट ना कर जाए किसी भी राइड के दौरान, और जब वो एग्रावेट करेगा तो वहाँ पर मिसअलाइन भी हो सकता है आपका व्हील, और पूरा का पूरा क्रैक डाउन भी हो सकता है। तो आपकी जो राइड है वो ख़राब हो सकती है। आपका कोई भी इवेंट है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो आपका इवेंट भी ख़राब हो सकता है। तो अगर इस टाइप का क्रैक आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो एक ही इसमें सॉल्यूशन है, आप उस पर्टिकुलर व्हील को रिप्लेस कर दीजिए। अब जो लास्ट पॉइंट है मेरे राइडर साथियों, वो है रिलेटेड ब्रेक से।
जैसा कि आप जानते हैं कि रिम्स जो है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है डिस्क ब्रेक वाली जो है रिम, और दूसरी होती है ब्रेक पैड्स, जिसमें जो छोटे छोटे जो दो पैड्स इस्तेमाल होते हैं वो, और दोनों तरफ से जो वो रिम को प्रेस करते हैं और ब्रेक अप्लाई होते हैं। तो इस केस के अंदर आपने क्या करना है, आपने जब भी डिस्क ब्रेक के अंदर तो है डिस्क, तो वहाँ पर मेंटेनेंस एक अलग तरीके से होती है। लेकिन जब भी और जो इस केस के अंदर जो ब्रेक पैड्स हैं वो आपके रिम को टच नहीं करते, लेकिन जो दूसरा केस है वहाँ पर जो ब्रेक पैड्स हैं वो आपकी रिम को टच करते हैं, और उसके जो आउटर सरकमफ्रेंस है, जो पेरिफेरी है, वहाँ पर जो है वो रब करते हैं। तो वो जो ब्रेक लाइन है, उस ब्रेक लाइन को आपने कंटिन्यूसली चेक करना है ओवर ए रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। आपने वहाँ पर क्या चीज़ चेक करनी है, वहाँ पर आपने रिजेस चेक करनी है, वहाँ पर आपने लाइंस चेक करनी है। कई बार क्या होता है कि आपका जो ब्रेक पैड्स हैं, उन ब्रेक पैड्स के अंदर कोई ना कोई जो मेटल का टुकड़ा है या फिर कोई और दूसरी जो पार्टिकल हैं वो जो हैं फंस जाते हैं, और जिसकी वजह से वो आपके रिम के अगेंस्ट जो है वो रब करते हैं। अगर वो आपके रिम के अगेंस्ट रब करेंगे, खास करके कार्बन टायर, कार्बन जो रिम है, तो उस केस के अंदर वो रिजेस क्रिएट कर देंगे आपके ब्रेक लाइन के ऊपर, और वो जो रिजेस हैं वो अल्टीमेटली आपके कार्बन व्हील को, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव व्हील होता है, उसको डैमेज करेंगे। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो स्टील रिम इस्तेमाल करते हैं और जो एल्युमिनियम अलॉय का व्हील जो इस्तेमाल करते हैं, और एल्युमिनियम अलॉय के अंदर भी जो लोअर एंड व्हील्स हैं, वहाँ पर जो स्ट्रिप आती है वो स्टील की स्ट्रिप आती है, जो कि ब्रेक स्ट्रिप की तरह यूज़ होती है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ब्रेक लाइन काफ़ी गहरी हुई होती है। वो कारण ये होता है कि जो राइडर्स हैं वो लंबे समय तक उसी ब्रेक पैड का इस्तेमाल करते हैं, उसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज नहीं करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी अगर आप रेगुलर साइकिलिस्ट हैं तो लगभग आप 1 साल के इंटरवल के ऊपर अपने जो ब्रेक पैड्स हैं उसे चेंज करवाएं। अदरवाइज़ हर राइडर का जो राइडिंग स्टाइल है वो अलग होता है। आप उसी राइडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, अगर आपका ब्रेक पैड जो है वो वियर आउट हो गया है तो आप उसे रिप्लेस करवा लें। अदरवाइज़ जो कॉस्ट है वो आपको रिम की फॉर्म में देनी पड़ेगी, क्योंकि जो घिसा हुआ जो ब्रेक पैड है वो आपके रिम को डैमेज करेगा, और अल्टीमेटली आपको ब्रेक पैड्स के साथ साथ अपने रिम को भी रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो मेरे राइडर साथियों, ये था आज का एपिसोड, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपने अपनी बाइसिकल रिम को कैसे मेंटेन करना है। आशा करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी। आपका जो टाइम है, प्रीशियस जो टाइम है, वो मैंने वेस्ट नहीं किया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जो राइडर साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी राइडिंग।